नमस्कार, आप देख रहे हैं आज संगठन और मैं हूँ आपके साथ श्वेता सिंह और आज हमारे साथ एक बार फिर तान्या जी मौजूद है जो कि संगम टॉक्स की संपादिका भी हैं और साथ ही शोधकर्ता भी हैं। तान्या जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज श्रृंखला में। धन्यवाद श्वेता। तान्या जी हमारा आज का जो मुद्दा है जिस पे आज आप बात करने के लिए चर्चा करने के लिए यहाँ शामिल हुए हैं हिजाब का मुद्दा। हिजाब के मुद्दे ने सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में पूरे विश्व में तूल पकड़ रखा है। तो मेरा आपसे पहला सवाल होगा कि हिजाब की जो समस्या है ये उत्पन्न कहाँ से हुई? जी श्वेता, ये तो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये जानना बड़ा आवश्यक है कि ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। तो आप देखेंगे, अगर आप कुरान में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ वर्सेस है जो मेंशन करते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद की जो वाइफ्स थी, वो जो है उनके और जो गेस्ट वगैरह आते थे बाहर, तो उनके दरवाजे में एक पर्दा सा लगा हुआ था, कर्टेन जैसे। तो उसको भी हिजाब नहीं बोलते हैं, वो कहते हैं एक वेल है या एक पर्दा है, ऐसे करके। तो ये वहाँ से शुरू हुआ। पर अगर आप देखेंगे कि इस्लाम में कहीं पर भी आपको हिजाब जैसा ये वर्ड नहीं मिलता। और तो ये तो कोर्ट में जो इनके वकील हैं वो भी साबित नहीं कर पाए कि आप कौन से वर्ड से क्या निकाल के बोल रहे हैं। एक जगह पे ये एक कर्टन की तरह है, एक जगह पे उन्होंने बोला है कि आपको ऐसे कवर करना चाहिए जो आपके चेस्ट को कवर करे दुपट्टे की तरह, और एक जगह पे हेड स्कार्फ मेंशन किया है। तो ये अलग अलग चीजें हैं। और एक चादर है, एक खमेर है, एक पर्दा है, ऐसे ऐसे करके उनका जिक्र है। तो आप किस चीज की बात कर रहे हैं? एक तो वो भी तभी वो कर्नाटक हाई कोर्ट में वो प्रूव नहीं कर पाए कि ये एसेंशियल प्रैक्टिस है भी कि नहीं। इट इज एडवाइज्ड, बट प्रॉफिट मोहम्मद की खुद की बीवियां भी जो हैं वो ऐसे हिजाब या ये सब चीजें जो हैं दे हैव नेवर इम्पोज ना, वो खुद जो है उसको लगातार पहनती थी। और दूसरी बात आप देखेंगे कि जो कहते हैं कि वंशज है प्रॉफिट मोहम्मद के, जो खलीफा कैलिफ होते थे टर्की वगैरह में, तो उनके आप वंशज अभी भी जिंदा हैं। देखेंगे उनमें से कोई भी किसी भी प्रकार का जो है ऐसा कोई कवर नहीं पहनते, दे ऑल वेयर मॉडर्न क्लोथ्स। आप फोटो देख सकते हैं गूगल वगैरह पे। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये कुरान से तो मिलना मुश्किल है, और इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव वो समझना कि ये कहाँ से निकला है, उसी में जो है वो खुद प्रूव नहीं कर पाए एक्चुअली। तो ये बाद में इंटरप्रिटेशंस, और जो इनके मौलवी मौलाना वगैरह हैं वो क्या इंटरप्रिटेशंस करते हैं, क्या जो है शरीयत के हिसाब से और सुन्ना क्या होना चाहिए, तो वो इंटरप्रेट करके बताते हैं। और टाइम टाइम पे अलग अलग चीज़ें हैं। आप देखिए अबाया है, सऊदी वगैरह में अबाया इज़ अ डिफरेंट वे ऑफ वेयरिंग ऊपर। उसके अलावा आप देखेंगे कि कुछ के बुरखे काले होते हैं, कुछ ब्लू होते हैं, कुछ ग्रे होते हैं। तो अलग अलग चीज़ें हैं। तो कुछ लेडीज़ यहाँ पे भी एक पूरा कपड़ा बांधती हैं, उसके ऊपर वो बांधती हैं। तो देर इज़ नो सेट डेफिनेशन फॉर दिस। तो इसकी उत्पत्ति जो है वो अभी भी काफ़ी इट्स नॉट वेरी क्लियर। जी, बिल्कुल। जब हिंदू महिलाएं ड्रेस कोड को फॉलो करती है, चाहे वो स्कूल की बात की जाए या कॉलेज की बात की जाए, तो मुस्लिम महिलाओं को ड्रेस कोड फॉलो करने में क्या समस्या है? जी श्वेता, इसका जो एक कंटेक्स्ट है, संदर्भ है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। आप देखेंगे कि ये इसका जो स्टार्ट ये कहाँ से हुआ, ये जो पूरा मुद्दा है हिजाब का। तो ये उदुपी में एक गवर्नमेंट वुमेन्स प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज है। तो वहाँ पर दिसंबर 2021 में 5-6 मुस्लिम जो बच्चियां हैं वो दिखाई गई कि वो अचानक से हिजाब पहन के आने लग गई, और वो डिमांड कर रही थी कि हम यही पहन के जो है अंदर क्लासरूम में भी जाएंगे, और ये हमारी एसेंशियल प्रैक्टिस है और कुरान कहता है ये है। तो वहाँ के प्रिंसिपल ने मना कर दिया। अब ये आपको देखना है कि एकदम वायरल कैसे हो जाता है। तो बाहर जब वो लड़ रही होती है, प्रिंसिपल वहाँ पे थे भी नहीं, और बाहर वो सीढ़ियों पे बैठी हुई है हिजाब पहन के। तो ये एक छोटे से जो है स्कूल से निकल के ये इसकी फोटोज भी बन जाती हैं, ये वायरल भी हो जाता है। और दिखाते हैं कि फिर ये एक हिजाब का इंटरनल मैटर ऑफ स्कूल नहीं रहता, ये हिंदुत्व वर्सेस इस्लाम हो जाता है, या हिंदुइज्म वर्सेस इस्लाम। तो ये आप किस तरह से इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, इसमें आपको देखना होगा कि दिसंबर 2021 से कुछ महीने पहले
एबीवीपी के कुछ जो है पीपल, इन्होंने एक रैली ऑर्गेनाइज करी थी जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता को इन्होंने दिखाने की कोशिश करी, जहाँ पे कुछ मुस्लिम बच्चियां और कुछ हिंदू बच्चियां आपस में हाथ पकड़ के चल रहे थे। कुछ मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब पहना था, कुछ ने नहीं पहना था। तो उसके बाद आप देखेंगे सीएफआई, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, जो पीएफआई का स्टूडेंट आर्म है। पीएफआई अभी वही है जो अभी जिनके ऊपर छापे पड़ रहे हैं और टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए पाए गए हैं। तो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ये आपको पता है कि सिमी का ही वो है, दूसरा रूप है जो बैन हो गया था। तो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के जो यूथ हैं, वो इनके घर जाते हैं उन लड़कियों के, और कहते हैं कि आपको ऐसे हाथ में हाथ डाल के नहीं जाना चाहिए और आपको ऐसे अपना अलग रखना है मुसलमानों को, क्योंकि यहाँ पे जो है ऐसे ऐसे करके। और उनमें से एक लड़की के फादर खुद कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्य थे या हैं। तो अचानक से ये फिर एक मांग हो जाती है स्कूल से कि हमें अलग दिखना है, हमें अलग रहना है और हमें इस तरह के वो। तो ये जो लड़कियां हैं ये एकदम से मांग करने लगती हैं सीएफआई के इंटरवीन करने के बाद कि अब हमें हिजाब पहन के जाना है। तो उसके बाद ये कोर्ट तक पहुंच जाती हैं। आपने कभी देखा है क्या कि किसी स्कूल में इस तरह का एजिटेशन होना, और फिर उसके बाद वो जो 16-15 साल की लड़कियां हैं वो कोर्ट तक पहुंच जाती हैं, और उनको डिफेंड करने वाले ये सारे मोस्टली मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सीएफआई एंड एसडीपीआई और ये सब चीज़ें। और फिर इनको डिफेंड करने वाले वकील भी हाई फाई होते हैं, वो भी आ जाते हैं। तो ये नेटवर्क कहाँ से हो रहा है? क्या एक सिंपल स्कूल गोइंग गर्ल को इतना एक्सेस है क्या? और आप इसको मोनोपोलाइज करके एक हिंदू वर्सेस मुस्लिम इशू कर रहे हैं, जबकि वहाँ पे बात हो रही है गवर्नमेंट स्कूल है, एक सेक्युलर इंस्टीट्यूशन है, ये कंट्री हमारी सेक्युलर है और आपकी फंडिंग भी गवर्नमेंट से हो रही है और इक्वालिटी के लिए हम यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो अगर हर कोई जो है अपना पहन के आना शुरू कर दें तो फिर इक्वालिटी और यूनिफॉर्मिटी की बात ही खत्म हो जाती है। तो फिर ये जो चीज़ें हैं इसी के खिलाफ स्कूल भी यही कह रहे थे कि ये कोई हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं, हम किसी को भी कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा पहन के आने देंगे यूनिफॉर्म के अलावा। तो ये पूरा जो स्पिन होके आता है, आपको समझ में आना चाहिए कि ये कोई ऑर्गेनिक मूवमेंट नहीं है, ये अपने आप से नहीं उभर के आए जैसे ईरान में हो रहा है अभी। ये एक जन आक्रोश है, यहाँ पे एक जन आक्रोश नहीं है। आप नहीं देख रहे हैं कि पूरे इंडिया में ये चीजें हो रही है कि हमें हिजाब पहनना है, हिजाब पहनना है। तो इन इस एरियाज में जहाँ पे ये शुरू हुआ है, आपको पता है कि वहाँ पे काफी सारे आईसिस रिलेटेड ऐसे चीजें, पीएफआई भी बहुत एक्टिव है वहाँ पे, और जो वहाँ यहाँ से जाते हैं गल्फ एरियाज में वो पैसे भेजते हैं, तो एक डायरेक्ट लिंक हो जाता है। तो यही आपने देखा था बहुत पहले हिस्ट्री में, मापला जो होते थे, मापला राइट भी जो हुआ था, मापलाज में ऐसे अरब्स यहाँ पे ट्रेड करते थे इसी मालाबार एरिया में, एंड यू सॉ द सेम थिंग हैपनिंग। तो ये रीजन ही बहुत सेंसिटिव रहा है हमेशा इस तरह के कम्युनल इश्यूज को लेके, और इनको प्रॉप अप किया जा रहा है, ये तो साबित भी हो चुका है। और इट इज़ बिकमिंग इनटू अ मूवमेंट ऑफ हिंदू वर्सेस इस्लाम। अब ये रिलीजियस अटायर भी नहीं रह गया, ये लड़कियों के का भी नहीं मुद्दा रह गया, ये सीधा जाके फैशिज्म और ये सब चीज़ों में आ जाता है। जी, बिल्कुल। अब एक बहुत गंभीर प्रश्न है तान्या जी, विश्व में हम देख रहे हैं, अभी आपने ईरान का भी ज़िक्र किया, ईरान में भी हम देख रहे हैं, पूरे विश्व में हिजाब का विरोध किया जा रहा है, तो वहीं भारत में इसकी माँग की जा रही है, ऐसा क्यों? श्वेता, मैं इसको एक मुझे नहीं पता लोग इसको किस प्रकार से देखते हैं, पर मैं तो समझती हूँ कि ये एक दैविक जो है ना, एक एनर्जी है जो इसी समय पे, जब सब इस पे सिंपैथी बटोर रहे थे इंडिया में कि देखिए हिजाब नहीं पहनने, अब मतलब एक मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी इशू बना दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये स्कूल जैसे एजुकेशन में मेजॉरिटी कैसे इम्पोज हो जाती है। वहाँ पे तो रिजर्वेशंस भी हैं, आरटीई भी हो गया, सब कुछ हो गया है। तो इसको आप मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी इशू हर चीज़ को क्यों बनाना होता है? तो क्योंकि यहाँ पे एक पॉलिटिकल एजेंडा है, ये कोई ऑर्गेनिक मूवमेंट नहीं है। दिस इज डन टू डिस्टेबलाइज द स्टेट। जितने भी ये सीए वगैरह जो भी हुए हैं, ये सब अलग अलग जो हैं, दे आर लुकिंग टू ब्रिंग डाउन द स्टेट और कमज़ोर करने के लिए स्टेट की मशीनरी को। तो आप देखिए कि जहाँ पे यहाँ पे हिजाब के नाम पे ये सिंपैथी बटोर रहे थे और उनको लगा कि सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है और हमारे पक्ष में जो है सारी सिंपैथी आ रही है, उसी टाइम पे
आप देखिए किस प्रकार से ये डिवाइन इंटरवेंशन है कि वहाँ पे हिजाब उतार उतार के फेंक रही हैं, तो यहाँ पे इनका पूरा प्लान चौपट हो गया। अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि वहाँ उनको सपोर्ट करें कि यहाँ इनको सपोर्ट करें, जितने भी इनके टूल किट हैं। तो वो वहाँ पे कुछ और टिप्पणी दे रहे हैं, यहाँ कुछ और टिप्पणी दे रहे हैं। ये मलाला का तो कुछ पता नहीं चल रहा है व्हाट। तो इट इज़ अ प्रॉपर पॉलिटिकल काइंड ऑफ एक जो है डिस्टेबलाइजेशन का एफर्ट है जो सामने आ रहा है। ईरान में तो आप देखिएगा कि 1979 से पहले बैन था हिजाब पे या कोई कवरिंग पे। उसके बाद जब इनकी कंजर्वेटिव सरकार आई जो अभी है, इन्होंने मैंडेटरी कर दिया था हिजाब पहनना। और वहाँ पे कुछ लेडीज पहनती थी पहले से और कुछ लेडीज फ्री थी। तो ऐसा नहीं था कि कोई नहीं पहनता था, कुछ पहनती भी थी, उनको पसंद भी था। अब बड़ी मजेदार बात यह है कि इन्होंने पेट्रोलिंग वैन्स रखे हुए थे, मॉरल पुलिस जिसको कहते हैं, नैतिकता की पुलिस, जो और ज्यादातर मैन ही होते हैं, मेल ही होते हैं, जो औरतों को पकड़ पकड़ के जो है, क्योंकि उनके बाल यहाँ से दिख गए या उनके गला यहाँ से दिख गया, ब्रेकफास्ट खा रही हैं तो हिजाब थोड़ा सा पीछे हो गया। तो आप अपनी सारी इकोनॉमिक की प्रॉब्लम, करप्शन की प्रॉब्लम भूल के, क्योंकि आपके गवर्नमेंट ही इस्लाम के बेसिस पे आई है, तो आपने उनको जो है बिल्कुल ही सब्जुगेट कर दिया। तो वो अपना एक इस्लामिक फेस मेंटेन करने के लिए ये चीज़ें मैंडेटरी कर रहे हैं। तो वहाँ पे अब लेडीज जो हैं वो पक चुकी हैं, वो भी स्त्रियां जो पहले पहनती थी हिजाब, अब वो भी उखाड़ के फेंक रही हैं कि हमको नहीं पहनना है, बिकॉज दिस इज नॉट मैंडेटरी इन इस्लाम। आप जितने भी मुस्लिम कंट्रीज देख लीजिए जो इस पूरी मुस्लिम है, they don't wear any kind of covering because they know it is not essential to Islam. तो यहाँ पे ये चीज़ जो है एकदम से उभर आना और बोलना कि हमको पहनना है और ये इसेंशियल है और ये है वो है, तो इसका मतलब या तो आपको ज़्यादा पता है या आप ज़्यादा कट्टर हैं यहाँ पे, और जो बाकी मुस्लिम देश है पूरे विश्व में वो इस्लाम को भुला बैठे हैं, या वो जो है अल्लाह को मानते नहीं, या प्रॉफिट मोहम्मद को वो फॉलो नहीं करते, या उनको ज़्यादा, आपको ज़्यादा कुरान पता है। तो कोई लॉजिक नहीं है। पूरा का पूरा समझ में आ रहा है कि अगर आप इनके क्रोनोलॉजी को देखें तो इट इज़ ऑल डन बाय सर्टेन एंटी नेशनल फोर्सेस, बच्चों को सामने रख के, जैसे इन्होंने सीए में भी करा था, औरतों और बच्चों को सामने रखा था, और फिर पीछे से वो अपना जो है जो भी कर रहे हैं, और कोर्ट में भी ये साबित नहीं कर पाए कि इसेंशियल प्रैक्टिस है। फिर वो इस दलील पे उतर आए कि अगर वो नहीं पहनेंगी तो वो जहन्नुम के आग में जलेंगी, तो इसलिए उनको डरना चाहिए और पहनना चाहिए। वो इस हद तक आ गए थे कि अब डराना है कि अपना एजेंडा पूरा करना है। सो दैट इज हाउ वन नीड्स टू लुक एट दिस होल इशू। जी, बिल्कुल। आपसे मेरा एक आखिरी सवाल होगा कि अभी हमने देखा कल इसके ऊपर ही सुप्रीम कोर्ट में जो बातें सामने आई हैं कि चंद्रचूड़ जस्टिस जो है उन्होंने बोला है, सॉरी धूलिया ने जो बोला है कि मैटर ऑफ चॉइस है ये। अगर ये मैटर ऑफ चॉइस के अगर हिसाब से देखा जाए तो हिंदू लड़कियां अगर वो भगवा रंग का अगर दुपट्टा ओढ़ती हैं या फिर अगर हम बात करें और अगर मैटर ऑफ चॉइस की और रिलीजन की अगर हम बात करें, सब अगर अपने-अपने रिचुअल्स के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से अगर पहन के स्कूल और कॉलेजेस में जाती हैं, तो क्या परिणाम आ सकते बहुत हैं? अच्छा ये क्वेश्चन पूछा है। आप देखिए कि जस्टिस गुप्ता, उन्होंने बोला है कि ये बैन ठीक है, और इक्वालिटी और यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए यू नीड टू एडहेयर टू दिस। तो ये कोई रिलीजियस इशू और ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए। अगर कोई देखिए यूनिफॉर्म बनाया किस लिए गया है। अगर इफ़ आई कम फ्रॉम ए लोअर बैकग्राउंड, कोई बेटर बैकग्राउंड से आता है तो वो अपने हिसाब से कपड़े पहन के आएंगे, और आई विल वेयर अ लोअर क्लास बैकग्राउंड, तो मैं कपड़े ऐसे पहनूंगी तो उसमें भेदभाव हो सकता है। तो इसीलिए उसको यूनिफॉर्म कर रखा है इन्होंने कि हर कोई एक जैसा दिखे एट स्कूल, ताकि इन सब झंझटों से वो पीछे हटे, उनका कॉन्फिडेंस डाउन ना हो। तो एक रीजन है यूनिफॉर्म के लिए। आर्मी की भी यूनिफॉर्म है, पुलिस के भी यूनिफॉर्म है। तो ऑल वेरेवर देर इज अ समूह, वहाँ पे इन्होंने यूनिफॉर्मिटी इसलिए रखी है ताकि इन सब चीज़ों से ये अलग हो जाए। एंड दे आर ऑल व्यूड एज द सेम, रूल ऑफ लॉ भी सबके लिए इक्वली अप्लाई होता है, दैट इज द इंटेंशन। तो जस्टिस गुप्ता ने ये बोला है कि आप जो है इसको एज अ यूनिफॉर्म और इक्वालिटी का प्रतीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको मान्यता दी गई है, तो इसको ऐसे ही रखना चाहिए और ये बैन अपहोल्ड करना चाहिए।
अब जस्टिस धूलिया ये कहते हैं कि ये मैटर ऑफ चॉइस है, ये रिलीजन की भी बात नहीं है, ये मैटर ऑफ चॉइस है और अगर उनको पहनना है तो पहन के आ जाए। अब अगर ये रिलीजियस क्वेश्चन नहीं था तो ये उत्पन्न ही रिलीजियस बेसिस पे हुआ था, जहाँ वो कह रही थी कि हमारे इस्लाम में ये मैंडेटरी प्रैक्टिस है और हमको पहनना है। उन्होंने नहीं बोला कि हमारा मन है पहनने का। तो आपने इसको एक अलग स्विंग क्यों दे दिया, ये समझ में नहीं आता। आपने इसको एक अलग कंटेक्स्ट में क्यों देखा? ये शुरू ही रिलीजियस बेसिस पे हुआ था। नन ऑफ द गर्ल्स आर सेइंग कि ये मेरा चॉइस है। तो आपने ये बोला कि मैटर ऑफ चॉइस है और इसमें रिलीजियस एंगल नहीं देना चाहिए, और फिर उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि मेजॉरिटी का माइनॉरिटी पे इम्पोजिशन है और मेजॉरिटी अपना विश्वास खो देगी माइनॉरिटीज में अगर ऐसे हरकतें करेंगी। आप किस तरह की डेफिनेशन दे रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तो फिर आपको कश्मीरी पंडितों को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए था जो माइनॉरिटी थी कश्मीर में, उसके बारे में तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तब हमारा कोई विश्वास नहीं होता है मेजॉरिटी में, तब हमारा बिल्कुल ठीक रहता है। तो मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी, अब कैसे एक स्कूल में सब बच्चे हैं, सब छोटे हैं, वो किस प्रकार से अपने आप को इम्पोज कर रहे हैं माइनॉरिटीज पे, समझ नहीं आ रही। तो आप कुछ भी बोल देते हैं। और दूसरी बात जो है, आप ये कह रहे हैं कि मैटर ऑफ चॉइस है। अब कल को अगर कोई भी बच्चा ये बोले कि मुझे जीन्स पहन के जाना है या मुझे जो है जो भी है ऐसा मुझे पहनना है वैसा पहनना है और मैं पहन के जाऊंगी, तो आप नहीं देखेंगे इनमें से कोई भी कोर्ट पहुंच जाएंगे क्योंकि पॉलिटिकल एंगल और एजेंडा नहीं है, तो वो वहीं पे क्वेल हो जाएगा, स्कूल उनको वहीं रफा दफा कर देगा। तो कोई भी नहीं पहुंचेगा आप कोर्ट में। मैटर ऑफ चॉइस आपने बोला है ना, तो कोई भी बच्चा अब पेटिशन लेके स्कूल में आपको दिखेगा नहीं जाते हुए कि मुझे जीन्स पहनना है, मुझे जीन्स क्यों नहीं पहनने दे रहे, मेरे भी चॉइस है। क्योंकि दे डोंट हैव द बैकिंग लाइक दिस पीपल। देखते हैं कि कितने पेटिशन आते हैं कि मुझे बिकिनी पहनना है या मुझे जीन्स पहनना है या मुझे शॉर्ट स्कर्ट पहन के जाना है। तो ये भी देखना रह जाएगा, क्योंकि आपने ये सेंटेंस बोल के खोल दिया है फ्लड गेट्स कि अब बड़े सारे पेटिशन आएंगे कि हमें, कौन सा ऐसा बच्चा है जो इंजॉय करता है यूनिफॉर्म पहनना? आई डोंट नो एनी चिल्ड्रन जिसको पता है वो अगर उनका बस करे तो वो अपना ही कपड़े पहन के जाएंगे। तो अगर आप कह रहे हैं कि मैटर ऑफ चॉइस है तो ठीक है, आप रेडी हो जाइए ऐसे पेटिशंस के लिए। मुझे नहीं लगता कि आएंगे, क्योंकि उनके पास बैकिंग नहीं है और पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है और वो फोर्सेस नहीं है जो एक 15 साल के बच्चे को कोर्ट तक पहुंचा दे। और तो बिल्कुल सही बात है कि इसका कोई सेंस नहीं बनता कि इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस और इनको जो पहनना है पहनने दो। अगर इतना सिंपल था तो आपको इसकी क्रोनोलॉजी क्यों नहीं दिखी? आपको इसकी मांगे रिलीजियस से आपने चॉइस पे डाल दिया। अब देखिए, माता पिता के सामने भी बच्चे बहुत सारी मांगे करते हैं, है ना, चॉइसेस ये। तो आप जुडिशरी भी एक माता पिता के ही समान है। अगर बच्चियां आ रही हैं और कह रही हैं कि हमें ये करना है वो करना है, तो आप एज अ पेरेंट, आपको जुडिशरी को उनको रास्ता दिखाना है, गाइड करना है कि ये इक्वालिटी नहीं है इस तरह से करना और आप अपने आप को ढक रहे हो, ये सब तो उनको समझाना चाहिए और सही लॉ करना चाहिए। ये भी बड़ी विडंबना है कि अलग अलग जजेस एक ही केस पे अलग अलग डिसीजन देते हैं, तो ये भी बड़ा क्वेश्चनेबल है। खैर, अभी तो बिगर बेंच पे गया है तो अभी देखते हैं क्या होता है, पर बिल्कुल भी जस्टिस गुप्ता के लॉजिक समझ में आता है, ये वाला लॉजिक तो जस्टिस धूलिया का मुझे नहीं समझ में आया। एज अ कॉमन सिटीजन आई ऑल्सो हैव अ राइट टू ओपिनियन एंड इट डजंट मेक सेंस टू मी। बिल्कुल हिजाब के ऊपर जिस तरीके से आपने बताया कि कुरान में भी जिस तरीके से लोग मांग कर रहे हैं, उसके बारे में, उसके संदर्भ में कोई भी बातें इस तरह से नहीं लिखी गई है कि आपको हिजाब जो है मैंडेटरी है, पहनना ही है, अपने आप को ढकना ही है। तो बहुत अच्छे तरीके से तानिया जी आपने बताया। और अभी हिजाब पे जो मामला है वो अभी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, आगे देखना होगा, दिलचस्प होगा कि क्या इस पे फैसला निकल कर आता है। और जिस तरीके से आपने बताया, बिल्कुल अगर ये मैटर ऑफ चॉइस है तो हर बच्चा अपने अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अगर स्कूल पहन के जाता है, तो जो एक इक्वालिटी हम देश में स्थापित करना चाहते हैं, समानता की हम जो बात करते हैं, वो खंडित हो जाएगी। तो बहुत अच्छे से तानिया जी आपने इन सभी प्रश्नों पे आपने प्रकाश डाला, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। और हमारे सभी दर्शकों का भी आभार। आप देखते रहिए आर साधना। तानिया जी आपका भी बहुत बहुत आभार।